Hello students, welcome once again on mathematics YouTube video lecture of class 11. In our last video we have discussed three types of function, that were constant function, polynomial function and identity function. We have discussed these functions. Now we have the another type of function, that is rational function. तो रेशनल फंक्शन क्या होते हैं? जब दो पॉलिनोमियल फंक्शन को लेकर के आपस में डिवाइड दे दिया जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है, आपके पास कोई भी फंक्शन है इस तरह का fx अपान gx, तो इस तरह के फंक्शन को रेशनल फंक्शन कहते हैं। इस फंक्शन का ग्राफ भी उन्हीं फंक्शन के ग्राफ जैसे प्लॉट किया जाता है, x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू निकालते हुए फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया जाता है। मैं रेशनल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। रेशनल फंक्शंस आर फंक्शंस ऑफ द टाइप fx upon gx where fx and gx are polynomial functions of x defined in a domain where gx must not equal to 0। तो कहने का मतलब है भाई रेशनल नंबर जैसे इसकी डेफिनेशन है कि दो फंक्शन का लेकर के अगर डिवाइड दे दिया जाए तो हमें एक रेशनल फंक्शन मिल जाता है और ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इस रेशनल फंक्शन की जो वैल्यू होती है डोमेन तक ही लाई करती है, मतलब x की कुछ वैल्यूज तक के लिए ही ये फंक्शन डिफाइन होता है। अब वो डोमेन कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स हो सकती हैं, ऑल रेशनल नंबर्स हो सकती हैं, ऑल इरेशनल नंबर्स हो सकती हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। डोमेन का मतलब आपको खूब पता है कि x की पॉसिबल वैल्यू। तो जैसे मान लेते हैं कि आपको मैंने एक फंक्शन दिया fx इक्वल टू 1 अपान x दिया है, तो एक बात तो क्लियर है कि x की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। हो सकती है बेटा? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो fx इनफाइनाइट बनने लगेगा। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं कि x मस्ट नॉट इक्वल टू 0। तो इसका डोमेन कितना होगा? इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट देन 0। तो इस डोमेन को आप लिखेंगे कैसे? अगर लिखना होगा तो डोमेन इक्वल टू r माइनस 0, मतलब कि हमारी x की जो वैल्यूज हैं वो सभी रियल नंबर्स हो सकती है केवल 0 के अलावा r माइनस 0। और इसका रेंज क्या हो सकता है? रेंज मतलब y की पॉसिबल वैल्यू। तो y की भी वही पॉसिबल वैल्यू जो कि केवल 0 कभी हमें fx नहीं मिलेगा ना, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं r माइनस 0, यानी x की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए y की हर पॉसिबल वैल्यू रहेगी एक्सेप्ट देन 0। अगर इस टाइप के फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ में कुछ ऐसे मिलता है। आपको समझ आ रहा है कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया गया होगा? ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए x की वैल्यू रखते जाइए और fx की वैल्यू निकालते जाइए। जैसे x आपने रखा 2, fx आ जाएगा 0.5, तो 2 0.5 2 और 0.5 ऊपर फिर ऐसे ऐसे इधर ऐसे पॉइंट्स मिलते जाएंगे आपको ऐसे इस तरह से, फिर आप इसको ज्वाइन कर देंगे। इधर के लिए भी ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, फिर ऐसे ज्वाइन कर देंगे पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव नंबर्स के लिए, और इसमें तो सभी नंबर्स रख सकते हैं। तो इसका ग्राफ ये दो तरह से जाएगा। ये पूरा ही x इक्वल टू 1 अपान x का ग्राफ है। तो हमको समझ में आ गया है कि हमारा रेशनल फंक्शन क्या होता है। अब हमें मॉडुलस फंक्शन पढ़ना है, ठीक है? तो ये मॉडुलस फंक्शन पढ़ते हैं। Now we have the next type of function, that is modulus function। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है बेटा? जो मॉड में वैल्यू लिखी जाती है। यहाँ डेफिनेशन लिखी है मैंने, दैट द फंक्शन f is such that r tends to r, यानी जो रियल नंबर का रियल नंबर के साथ पूरा फंक्शन निकाला जा रहा है। तो उसमें ढेर सारे ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे आपको, डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। बस ये टाइप का फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, जिसमें मॉड मिलता है हमें। ये x कुछ भी हो सकता है, जैसे fx इक्वल टू बेटा मॉड ऑफ x प्लस 5 हो सकता है, मॉड ऑफ x माइनस 5, कुछ भी हो सकता है। दैट कैन बी। यहाँ पे मैंने एक टाइप का ले लिया है x इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसे मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। इसका ग्राफ भी वैसे ही प्लॉट होगा। जैसे मान लेते हैं कि x इक्वल टू 0 रखते हैं ना, तो x की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो f0 इक्वल टू मॉड ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी कि पॉइंट हो जाएगा 0, x इक्वल टू मान लीजिए 2 रखते हैं
तो f2 इक्वल टू हो जाएगा एट मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 0 मींस पॉइंट विल बी 2, 2 x इक्वल टू -4 then f minus 4 is equal to modulus of -4 and that will be +4 because in modulus the sign will be always taken positive. So point will be -4, 4 like so. If we plot the graph of the modulus function then 0, 0 here, 2, 2. 2, 2 where will be? Here will be like as 3, 3, 4, 4 and -4, 4, -4, 4 means the graph of such type of function will be this type. ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है आपका, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो ये मॉडुलस फंक्शन हो गया आपका। तो या हम कहें कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे जाता है मॉड ऑफ x का, तो इस तरह से मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जाता है। आपको समझ में आ रहा है कि कोई फंक्शन का ग्राफ जिस तरह से खींचते हैं उसी तरह से प्लॉट कर रहे हैं। आगे हमें पढ़ना है सिग्नम फंक्शन। तो आइए देखते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। नाउ वी हैव एन इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। अब दो टाइप के फंक्शन आपके बचते हैं, एक सिग्नम फंक्शन और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बिल्कुल नए हैं। आप ध्यान से सुनिएगा कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है। किसी भी फंक्शन को सिग्नम फंक्शन बेटा तब कहा जाता है जब उसमें f(x) की वैल्यू 1 आए, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 पर f(x) की वैल्यू 0 आए, मतलब इसमें तीन कंडीशन है। अगर f(x) की वैल्यू 1 आ रही है, उन सभी वैल्यूज के लिए जब x की वैल्यू पॉजिटिव ली जा रही है, मतलब कि x की वैल्यू +1 +2 +3 +4 +5 चाहे जितना हम लें, f(x) हमेशा 1 आता है। और f(0) की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब कि x की वैल्यू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। और अगर x की वैल्यू हम माइनस में लेते हैं f - x में, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो -1 आ रही है। f(x) की वैल्यू -1 में आ रही है जब x की वैल्यू किसमें है, मतलब कि हम अपने फंक्शन में चाहे जितना रख लें, वैल्यू केवल +1 होगी या 0 होगी या -1 होगी, मतलब डोमेन ऑल रियल नंबर्स होगा, लेकिन इसका रेंज जो होगा वो -1, 0 और +1 ही होगा। बहुत ध्यान समझिएगा। x की वैल्यू हम चाहे जितना रख लें, लेकिन f(x) की वैल्यू हमेशा कितनी आनी चाहिए, +1, x से बड़ी वैल्यू के लिए +1, x से छोटी वैल्यू के लिए -1 और x इक्वल टू 0 के लिए 0। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे है, तो एक फंक्शन में आपको दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना है। अगर हम f(x) इक्वल टू ले लेते हैं x अपान मॉड ऑफ x, एक फंक्शन है, x अपान मॉड ऑफ x एक फंक्शन है। तो अगर इस फंक्शन को लेते हैं तो मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0। जब x 0 से बड़ा होगा तो आप बताओ कि f(x) यानी ग्रेटर देन 0 है हमारा, तो x पॉजिटिव आएगा जो भी आएगा, और मॉड ऑफ x भी पॉजिटिव में ही होगा, तो कट के कितना आएगा 1। जैसे आप लोग f4 रखो तो 4 अपान मॉड ऑफ 4 कट के 1, 5 अपान मॉड ऑफ x आप चाहे जितना रख दो, 1 से बड़ा हमेशा 1 आएगा, तो 0 से बड़ा 1, तो ये +1 एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। दूसरा 0 पे 0 आएगा। तीसरा, अगर हम f(x) - x के लिए लेते हैं, when x is less than 0, तो x की वैल्यू -x और मॉड ऑफ x की वैल्यू भी -x, ये तो -x हो जाएगा, लेकिन ये x होगा मॉडुलस में से आकर, और ये x अपान -1 तो देखो आप ध्यान से, आप जैसे -5 पे वैल्यू निकालो तो -5 अपान मॉड ऑफ -5, -5 भी तो +5 बन जाएगा, तो ये वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये एक सिग्नम फंक्शन है, यानी सिग्नम फंक्शन का जो डोमेन होता है, डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, लेकिन जो रेंज होता है सिग्नम फंक्शन का वो कहां से कहां तक, -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा। तो ऐसे फंक्शन को, इस टाइप के फंक्शन को सिग्नम फंक्शन कहा जाता है। आई बात समझ में या नहीं है? समझ में आ गया अच्छी तरह से कि किस टाइप के फंक्शन को सिग्नम फंक्शन कहा जाता है। अगर आप सिग्नम फंक्शन का ग्राफ
बहुत जरूरी बात है कि सिग्नल फंक्शन का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स और उसका रेंज होता है -1 0 1। हम x चाहे जितना रख दें, अगर x 1 से ज्यादा रख रहे हैं तो +1 आएगी वैल्यू f(x) की। जैसे यहाँ देखो x की वैल्यू अगर आप 5 7 9 चाहे जितना रख दो, कट के 1 ही आएगा। अगर x की वैल्यू नेगेटिव लो -9 -7 -100 -1000 तो कट के हमेशा -1 आएगा। तो ये एक सिग्नल फंक्शन कहा जाएगा। आई बात समझ में सही बच्चों को? अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ आप समझो ध्यान से। तो इसका x की सभी वैल्यूज के लिए y की वैल्यू कितनी आती है? +1 आती है। मतलब कि ये कांस्टेंट फंक्शन की जैसे होगा। क्या सोचो कि x हम चाहे जितना रख दें, y हमेशा 1 होने वाला है। x चाहे जितना रख दें तो इसका जो वैल्यू होगा ये 1 यूनिट है। तो x कितना है? 1 यूनिट। y आपका 1 हो गया और x आपका इनफाइनाइट तक बढ़ सकता है। और इधर चलेंगे अगर 0 से छोटे के लिए तो ये कितना हो जाएगा? -1। ये -1 यूनिट, ये ओरिजिन है, ये y1 और ये y-1, ये x की पॉसिबल वैल्यू और ये x की पॉसिबल वैल्यू, ये +x की पॉसिबल वैल्यू, ये -x की पॉसिबल वैल्यू। तो +x की सभी पॉसिबल वैल्यू के लिए y +1 है। बस इतना ही लिए हम y, यही कांस्टेंट फंक्शन जैसे। इसका ग्राफ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ ऐसे आई बात समझ में सही बच्चों की नहीं? यानी कि इसकी वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू चाहे जितना रखें, और इसकी वैल्यू -1 होगी, x की वैल्यू चाहे जितनी निकले। तो सिग्नल फंक्शन आपका हो चुका है। एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है सिग्नल फंक्शन को लेकर के? ना हो तो बुक से पढ़ करके फिर से समझो, ठीक? और आई थिंक अब हो चुका है। अब हमें पढ़ना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखते हैं। Now we have last function greatest integer function। ये भी बिल्कुल नया है, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ते तो आपको राउंड अप करने के लिए वैल्यू दिया जाता था, डेसिमल की वैल्यूज को राउंड अप करने के लिए दिया जाता था। तो वहाँ पे कंडीशन होती थी, अगर उसकी वैल्यू 0.5 से कम 0.5 है या 0.5 से ज़्यादा है तो वो अगले में प्रमोट होता था। जैसे एग्जाम्पल है, अगर तो 19.5 को अगर राउंड अप करना होगा तो आप 20 लिखेंगे ना, इंटीजर में चेंज करने के लिए ना, इंटीजर में बदलने के लिए। और अगर 19.4 है बेटा तो आप इसको हमेशा केवल कितना लिख देंगे? 9। वहाँ पर दो कंडीशन पॉसिबल थी कि हमारा जो फंक्शन होगा, जो वैल्यू होगी वो उस नंबर से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। देखना है कि वो हाफ से ज़्यादा है कि कम है। लेकिन यहाँ पे हमको हमारे फंक्शन की जो वैल्यू लेनी है, जैसा कि नाम से क्लियर है, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। इंटीजर का मतलब कोई भी नंबर जो होल नंबर हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। और फंक्शन तो कोई भी जो फंक्शन दिया जाए उसकी मैक्सिमम इंटीजर की वैल्यू, जैसे मैंने आपको और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे बॉक्स में लिखते हैं। तो जैसे बाद में बेटा मैंने आपको दिया 3.2, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए इसकी वैल्यू लिखो। तो 3.2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे 3.2। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है, या तो वो उसके बराबर लिखी जाती है या उससे छोटी, बड़ी आप नहीं लिख सकते। भले ही यहाँ पे 3.9 भी हो जाएगा तब भी हम इसको केवल कितना राइट कर सकते हैं? 3। यानी कि इसमें और राउंड अप करने में केवल एक अंतर है कि वो नेक्स्ट में भी प्रमोट हो सकता था और ये प्रीवियस नंबर में ही होल नंबर में बदल जाएगा, बड़ी छोटी नंबर में। जैसे कि माइनस मान लो 4.2 लिया है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कितनी होगी इसके लिए? -4। तो ये हो जाएगा आपका कितना? -4 ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है, सॉरी ये -5 हो जाएगा, ये -5, क्योंकि यहाँ पे देखो कि जो उसकी वैल्यू है फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, लेस होगी या इक्वल होगी। तो अगर -4.2 को राउंड अप करते हैं बेटा, -4 लिख करके मान लो, ये अब नहीं रहेगा, अभी रुक जाओ। मान लो -4.2 को लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर बना करके, तो क्या -4.2 -4 से स्मॉलर है कि लार्जर है? ये -4.2 क्या है? स्मॉलर है, और -4 क्या है? लार्जर है। यानी कि सर ये तो आपका बड़ा हो गया फंक्शन और हमको इससे छोटा लिखना होता है। देखो कि इंटीजर की वैल्यू उस फंक्शन की वैल्यू से छोटी हो या बराबर हो, बड़ी नहीं। तो ये -4.2 राउंड अप होकर -5 है,
-5 लगेगा LCM। ऐसे ही अगर आप देखो मान लो कि -4.9 है तो इसे कितना आप लिख देंगे -5, लेकिन अगर 4.9 होगा तब इसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना बना के लिखेंगे 4। मतलब कि जो दी गई फंक्शन की वैल्यू है वो इंटीजर में ज्यादा से ज्यादा कितना लिखी जा सकती है, जबकि हमारे फंक्शन की वैल्यू से वो छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी। जैसे 4.9 के बराबर कोई इंटीजर बता दो या इससे कोई छोटा इंटीजर बड़ा सबसे बड़ा जो इससे छोटा इंटीजर हो, तो इससे ठीक छोटा 4.9 से छोटा इंटीजर कौन है 4। तो यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है और इसकी वैल्यू यहाँ पे देखो जैसे लिखा गया है, बहुत ध्यान से आप देखो। तो मैंने आपको थियरेटिकल समझा दिया कि फंक्शन की वैल्यू f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 मानी जाएगी अगर हमारी x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 0 से छोटी है। -1 से बड़ी होने का क्या मतलब है कि -0.9, 0.7, 0.2 इन सभी के लिए -1 लिखा जाएगा, क्योंकि -0.2 बड़ा है और -1 छोटा है, तो हम वैल्यू छोटी लिख सकते हैं उस नंबर से या बराबर लिख सकते हैं, लेकिन बड़ी नहीं लिख सकते। तो आपको समझ में आ गया है। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ जो मैंने बनाया हुआ है कि जब 2 से 2 तक की वैल्यू हो तो उसे किस में लिखते हैं 1 में। देखो 2 नहीं हुई है वैल्यू यहाँ पे, हाँ ये खुला हुआ है, इसका देखो सर्कल खुला हुआ है यानी ओपन इंटरवल है। मैंने बताया था रियल नंबर है जो सबसेट ऑफ होल नंबर्स, कुछ नंबर्स जैसे 2,5 और इस 2,5 में एक डिफरेंस है, यहाँ 2 से 5 के बीच की नंबर ले सकते हैं 2.1, 2.2 लाइक सो, और यहाँ 2 और 5 के ले सकते हैं। तो ये ऐसे ये वाला है। इसका मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू 2 से कुछ छोटी है, भले ही वो 1.9 हो, 1.7 हो, 1.8 हो, तब भी उसे केवल कितना लिखेंगे 1। देखो y की वैल्यू इस समय 1 है और x की वैल्यू जब देखो हमारी 2 है या 3 है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू 3 से छोटी है तो y की वैल्यू 2 है, देख लो। फिर 4 अगर है 3.9, 3.7, 3.6 उसे 3 में पहले लिखेंगे तो 3 है। ऐसे ही माइनस वाले में भी लिखा गया है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अपने हम नंबर को इंटीजर में बदल देते हैं और उस इंटीजर की वैल्यू दी गई नंबर से छोटी हो या बराबर हो, लेकिन बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। एक बात और है बेटा, ये जो मैंने 7 टाइप के फंक्शन आपको पढ़ाए हैं ये आपको आगे बहुत नहीं मिलेंगे कि पूरा मिल जाएगा आपको, ये आपको इंजीनियरिंग में बहुत मिलेंगे, यहाँ एकेडमिक में बहुत कम मिलेंगे। आपको जो भी फंक्शन दिया जाएगा तो उसका ग्राफ खींचने का तरीका ये आप अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे जैसे करते हैं आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमें फंक्शन पढ़ना है वो कम ही के लिए पढ़ना है, तो आप इसको कायदे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, फिट कर लीजिए, बिल्कुल से याद रखिए। और बहुत जगह मिलेगा, जब आप 12th में जाओगे तो वहाँ भी फंक्शन, अब जो भी आप पढ़ोगे वो फंक्शन होगा एक, तो फंक्शन का ग्राफ खींचना तो आपको आना चाहिए। उसी से ढेर सारी चीजें, ग्राफ अगर आप फंक्शन का खींच लिए तो उससे ढेर सारी चीजें आप बता सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू कितनी है किस पॉइंट पर, है कि नहीं। तो इसलिए आप फंक्शन का ग्राफ खींचना बिल्कुल जानते रहो, डोमेन समझते रहो, रेंज समझते रहो और बार बार आप उसको प्रैक्टिस में रखो। अभी तो समझ में आ गया बहुत अच्छा, हाँ बहुत आ गया, लेकिन 1-1.5 महीने बाद सब भूल जाता है दिमाग से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट। इसमें 2 फंक्शन बहुत अच्छे हैं, खास है आपके लिए सिग्नल फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बाकी तो आपको प्रैक्टिस में रहेगा, लेकिन ये दोनों कम ही मिलते हैं, इसलिए ज़्यादा बच्चे इसे भूल जाते हैं। तो आपको इसको दोनों को याद रखना है एंड आई होप यू ऑल विल रिमेंबर इट। तो ये आपका हो चुका है अलजेब्रा फंक्शन, यानी फंक्शन को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। वो टॉपिक अब इस सेशन पे निकल गया है, बहुत सिंपल टॉपिक था, आप खुद से भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बुक में। तो अब हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन कंप्लीट कर लिया है, टाइप्स ऑफ फंक्शन हो चुका है। अब एक्सरसाइज 2.3 हमें पढ़ना है और वो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।